Good morning, everyone. I am Ram Bhatt, Junior Associate, State Bank of India. So, in this video, I will tell you when we can expect SBI 2021 notification. कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है HR डिपार्टमेंट से और उसके बेसिस पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कब आपका SBI जूनियर एसोसिएट का नोटिफिकेशन आ सकता है और आपको अभी से प्रिपेयर हो जाना है क्योंकि नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके बेसिस पे SBI जूनियर एसोसिएट का नोटिफिकेशन सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से पहले आ जाने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आ जाए, बट मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूं और आपको कहता हूं कि सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल आप वेट कर सकते हो। SBI जूनियर एसोसिएट का नोटिफिकेशन आपके सामने रहेगा और अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो तो यकीन मानो दोस्त, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। यू हैव नो टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। तो अगर अभी आपके पास समय है, टाइम है, और मैं बोल रहा हूं कि नोटिफिकेशन आएगा, 100% आएगा। डेट भले डिसाइड ना हो, डेट एक एजम्पशन हो सकती है, इंफॉर्मेशन बेसिस डेट हो सकती है, बट नोटिफिकेशन 100% आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। कुछ लोग का सवाल होता है कि सर कितनी वैकेंसीज आएगी। मेरे दोस्त एक बात बताओ, अगर 50,000 वैकेंसी आती है तो क्या 50,000 वैकेंसी सारी आप ही से भरेगी? आप एक सीट के लिए फाइट करने का जज्बा रखो, ठीक है। वो मैं बात मानता हूं कि एक फैक्ट करता है कि वैकेंसी कम है तो चांसेस कम है, वो अलग बात है, बट आप सबसे पहले एक सीट के लिए फाइट करने की कोशिश करो। वैकेंसीज को अगर बेसिस मान के आप अपनी तैयारी करोगे ना तो फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये दिमाग से निकाल दो कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। गो फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान रखो, वैकेंसी आएगी। एक्सपेक्टेशन है कि 7,000 to 8,000 वैकेंसीज आएगी ही आएगी, तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि जिससे मैं आपको अभी स्टार्टिंग में ही आपको एक इंडिकेशन दे दूँ कि अगर अभी आप थोड़ा स्लो हो गए हो, क्योंकि अभी सारे एग्जामिनेशन हो गए हैं। अभी PSBO के कुछ इंटरव्यू वगैरह हो गए हैं, SBI PO के भी इंटरव्यू हो गए हैं, रिजल्ट आना, फाइनल रिजल्ट आने वाला है, बाकी RRB वगैरह के रिजल्ट आ गए हैं। तो अब फिर नया सेशन शुरू हो रहा है और अगर अभी आप स्लोमो में चल रहे हो तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे पिछला एक साल गया वैसा इस साल भी जाने वाला है। इसलिए मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे पढ़ना है, प्री एग्जामिनेशन कैसे क्लियर करना है और साथ ही साथ मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना है कैसे करना है। ये आपका SBI PO के लिए भी वर्क करेगा, SBI जूनियर एसोसिएट के लिए भी वर्क करेगा, IBPS PO IBPS क्लर्क के लिए भी वर्क करेगा। RRB के लिए मैं एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि RRB को कैसे क्लियर करना है, सारी स्ट्रेटजी। अभी फिलहाल SBI और IBPS की बात करते हैं, कैसे क्लियर करना है। प्री के साथ साथ मेंस की क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए अभी मैं बता रहा हूँ। अभी से आज से अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। देखो, अगर प्री एग्जामिनेशन नहीं निकल रहा है तो पहले तो जाके एनालाइज करो कि क्यों नहीं निकल रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। 3-4 नंबर कम आ रहे हैं, 1-1.5 नंबर कम आ रहे हैं, 2 नंबर कम आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा नंबर कम आ रहे हैं। अब मैं वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स को समझ के बना रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अर्थमेटिक आपने पढ़ रखा है, 1-2 एग्जामिनेशन आपने दे लिया है और प्री आपका क्लियर नहीं हो रहा है। बाकी जो एकदम बिगनर है, जो अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो मैं इतना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि थोड़ा मोड़ा अर्थमेटिक आपने पढ़ा हुआ है, रीजनिंग के पजल्स आपको बनाने आते हैं, 2-3-4 मिनट लगते हैं, इतना मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? अभी आपको ये करना चाहिए कि दिन में अपने आप को कम से कम 10 घंटा इन्वेस्ट करना है स्टडी पे। 10 घंटा इन्वेस्ट करना है स्टडी पे। अब उसमें हाँ ना अगर आप करेंगे कि नो वन कैन डू दिस, कोई 10 घंटा नहीं पढ़ सकता है, तो ये आपकी दिक्कत है। और अगर मैंने 10 घंटा पढ़ाई की है, किसी दूसरे बंदे ने 10-12 घंटा पढ़ाई की है, तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे भी 2 हाथ हैं और आपके भी 2 ही हाथ हैं। मेरा भी एक ही दिमाग है और आपका भी एक ही दिमाग है। मेरे लिए भी 24 आवर्स हैं और आपके लिए भी 24 आवर्स है। तो यू हैव नो एक्सक्यूजेस। ओके, चलो, तो सबसे पहले 10-12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। क्या पढ़ना है?
अगर अर्थमेटिक क्लियर नहीं है, एकदम क्लियर नहीं है, तो चैप्टर वाइज अर्थमेटिक को टाइम दो अपने। 10 से 12 चैप्टर हैं पूरे अर्थमेटिक में, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, ये सारे चैप्टर्स हैं। एक एक घंटा इन पे स्पेशल टाइम दो। ऑफलाइन पढ़ने जाते हो अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो वहाँ पे पढ़ो, अदरवाइज ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। एक चैप्टर पे 3 से 4 दिन लो, 150 से 200 क्वेश्चन लगाओ, 1 घंटा डेली अर्थमेटिक पर दो। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अगर पजल पे प्रैक्टिस अच्छी है तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। गो फॉर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें लगभग 4-5 पजल आएंगे, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी आएगा, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आएंगे, इन सब पे प्रैक्टिस करो रीजनिंग के लिए। बाकी मैथ्स में अर्थमेटिक के टाइम देने के अलावा जब आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, देने बैठ रहे हो, तो रीजनिंग और मैथ्स में किसी एक में आपको 100% अटैम्प्ट करना है। ठीक है, अगर 35 क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं और कितना भी टफ मॉक दे रहा है तो एम यही रखना कि मैं 35 to 35 अटैम्प्ट करूंगा। ठीक है, कभी गलती से एक आध पजल नहीं बैठा तो 30 से नीचे मुझे रीजनिंग में अटैम्प्ट नहीं करना है, ये सोच के मॉक दो। घर वाला जो मॉक है वो भी यही सोच के दो। घर पे जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट दे रहे हो, ये सोच के दो। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में मैं बता दूं, अगर मैथ्स के अर्थमेटिक थोड़े बहुत क्लियर हैं, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे, अगर मैथ्स आपका बहुत बेहतरीन है, अर्थमेटिक आपके 20 सेकंड में लग जाते हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, देन गो फॉर अर्थमेटिक। बट उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि स्मार्ट स्ट्रेटजी अगर आप करना चाह रहे हो, खेलना चाह रहे हो, तो बहुत लोग मेरे बोलने से, बहुत लोग मेरी वीडियो से ये एजम्पशन कर लेते हैं, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि प्री में आपको अर्थमेटिक अटेम्प्ट नहीं करना है, तो बहुत लोग मेरे इन बातों से ये एजम्पशन ले लेते हैं कि अर्थमेटिक पढ़ना ही नहीं है। गलत एजम्पशन आप लोग लेते हो। मैं कहता हूँ नॉलेज सबकी रखनी है, बट जो मेन एग्जामिनेशन है वहाँ पे कैसे खेल खेलना है, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी। मैं बोलता हूँ प्री एग्जामिनेशन में अर्थमेटिक नहीं अटेम्प्ट करना है, तो कुछ लोग बोलने लगते हैं कि सर अर्थमेटिक अटेम्प्ट नहीं करेंगे, अर्थमेटिक पढ़ेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, तो DI कैसे लगेगी। मेरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो फुल्ली डिपेंडेंट ऑन अर्थमेटिक होते हैं, उन्हें नहीं अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थमेटिक पे पकड़ नहीं होनी चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। अर्थमेटिक को जितनी गहराई में जाके पढ़ सकते हो उतनी गहराई में पढ़ लो, वो आपके डाटा इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेंगे। DI, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, SICI, एज, इन्हीं सब पे बेस्ड आएगा। तो अगर डीप में अर्थमेटिक नहीं पढ़े रहोगे तो DI सॉल्व होगी ही नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर साल भर अर्थमेटिक पढ़े हो तो जाके वहाँ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन लगाने बैठ जाओ और 2 मिनट उस पर टाइम इन्वेस्ट कर दो। ये नहीं करना है, समझ में आया? क्योंकि मैथ्स में 5 से 10 नंबर सिंप्लीफिकेशन आते हैं। ठीक है, 5 नंबर आपका नंबर सीरीज आ जाता है, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाते हैं, लगभग 15 to 20 तो इतने ही कैरी कर लेते हैं। फिर आता है 2 DI प्री एग्जामिनेशन में, एक परसेंटेज बेस आ जाता है, एक एवरेज, जो भी डाटा पाई वाला जो भी DI आ जाता है। तो लगभग आप अगर 20 मिनट में मैथ्स में 25 प्लस क्वेश्चंस प्री एग्जामिनेशन में कर सकते हो बिना अर्थमेटिक को छुए, तो क्यों नहीं कर रहे हो? क्या दिक्कत है उसमें? अर्थमेटिक अटेम्प्ट करोगे, फंस जाओगे कहीं, अगर बाय चांस वो एक ही नंबर देगा आपको। एक DI अगर आपने 30 सेकंड में पूरा समझ लिया कि ये किस बेसिस पे DI कह रहा है, बार ग्राफ की DI है, आपने समझ लिया कि X कंपनी को इतनी प्रॉफिट हो रहा है, Y कंपनी को इतना प्रॉफिट हो रहा है, क्वेश्चन दे दिया कि X कंपनी का प्रॉफिट Y कंपनी के प्रॉफिट से कितना ज़्यादा है, तो ईजी सा क्वेश्चन हो गया। DI समझ के एक बार DI समझा, 5 क्वेश्चन सीधे सॉल्व किया, 2-3 मिनट लगे। अर्थमेटिक क्या है, एक क्वेश्चन पे 2 मिनट दिया, एक ही नंबर मिला। तो दिमाग से आपको एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम वो नहीं क्लियर करता है जो बहुत बड़ा विद्वान है। देख लेना, बहुत सारे आपको ऐसे विद्वान लोग मिलेंगे जो हर चीज में हर कुछ जानते हैं, पर उनका एक एग्जाम नहीं क्लियर होता है। बट मैं आपको ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जो मीडियम एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, बट उन्होंने स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, उन्होंने अपने दिमाग का भरपूर यूज किया है, वो रटने की रेस में नहीं दौड़े। तो आपको रटने वाला घोड़ा नहीं बनना है। ठीक है, आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी है प्री एग्जामिनेशन के लिए। अभी से माइंडसेट बना लो, घर पे भी जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और DI, इन्हीं चारों को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तब जाके अर्थमेटिक अटेम्प्ट करना है। ये प्री एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी होती है। रीजनिंग इतना बढ़िया कर लो कि सारा का सारा 35 to 35 20 मिनट में होना ही होना चाहिए। नहीं 35 हो रहा है तो एटलीस्ट 30 हो जाए। अब वो आपके ऊपर है। रीजनिंग अगर इतना नहीं हो रहा है तो 2-3 घंटा ज़्यादा इन्वेस्ट करो रीजनिंग पे, ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग पे टाइम दो।
बहुत लोग बहुत सारे सब्जेक्ट से डरते हैं। मेरा मानना है कि जिस चीज़ से आपको डर लगता है उस चीज़ को उतना ही ज़्यादा करो। जिस चीज़ से आपको डर लगता है उसको उतना ही ज़्यादा करो, एक दिन वो डर ज़रूर ख़त्म होगा, ऐसा मेरा मानना है। और जितना आप डरोगे उतना आपके पीछे वो भागेगा। तो अगर रीजनिंग में आपके 35 नहीं हो रहे हैं, 30 नहीं हो रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम दो। ज़्यादा टाइम दोगे तो रीजनिंग में फुल अटैम्प्ट होंगे। सेम एज इट मैथ्स में है। अगर मैथ्स में आपको लगता है कि आपको अर्थमेटिक करना चाहिए तो फिर आप उस पर ज़्यादा टाइम दो, वो भी कर लोगे। सबकी अलग स्ट्रेटजी है, मैंने आपको एक स्मार्ट तरीका बताया। बात करेंगे इंग्लिश की, कि इंग्लिश में कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो इंग्लिश प्रिपेयर करने के लिए सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि सुबह उठ के एक एडिटोरियल आपको पढ़ना चाहिए, उसको अच्छे से डिस्कस करना चाहिए, उसके वोकैब्स नोट डाउन करने चाहिए। उसके अलावा यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस इन अ डे। आपको कम से कम 15 to 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए इंग्लिश में डेली बेसिस पे। क्विजेस सॉल्व करने चाहिए, कहीं से भी क्विज सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो एडिटोरियल पढ़ने के साथ साथ अगर आप 15 to 20 क्वेश्चंस डेली तैयार करते हो, डेली आप उसको सॉल्व करते हो, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, इतना करिए आप। इंग्लिश एक एडिटोरियल पढ़ लीजिए, उसके वोकैब नोट करिए डायरी में, कॉपी में, उसको लर्न कीजिए। और जो शाम को या जब भी आपको टाइम मिले आधे घंटे का, तो एक प्लेटफॉर्म से 15 से 20 क्वेश्चन आपको उसमें अटेम्प्ट करने हैं, क्विजेस सॉल्व करने हैं। कुछ भी क्विजेस सॉल्व हो सकते हैं। अब इंग्लिश में भी कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बात करूं तो कॉमन एरर की बात करूं। कॉमन एरर एक गेम चेंजर होता है। अगर आपको सारे रूल्स रेगुलेशन याद हैं और आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, तो ही आप कॉमन एरर को टच किया करिए या कॉमन एरर को सॉल्व किया करिए एग्जामिनेशन में। अगर आपने ग्रामर के बहुत सारे रूल्स नहीं याद किए हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस नहीं किया है आपने, तो कॉमन एरर आपको नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मैं कैसे इंग्लिश क्लियर करता था। मैं एक एडिटोरियल पढ़ता था डेली बेसिस पे, उसके वोकैब नोट करता था, और फिर जब मुझे टाइम मिलता था दिन में तो मैं वही 15 से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था, क्विज अटेम्प्ट करता था। मेरे मन के ऊपर है, कभी कभार मैं ज़्यादा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेता था। तो यहाँ क्विज में मैं कॉमन एरर अटेम्प्ट करता था, बट रियल एग्जामिनेशन में मैं कॉमन एरर नहीं अटेम्प्ट करता था। मैं सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करता था? सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करता था। मेरी कॉम्प्रिहेंशन की स्किल अच्छी थी। कैसे हुई थी? एडिटोरियल पढ़ने से। कुछ लोग को कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में दिक्कत होती है, इतना बड़ा पैराग्राफ दिया तो पहले ही डर जाते हैं। जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं एडिटोरियल पढ़ने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया, अच्छी बात है, आपकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है या जो भी है। बट अगर आप डेली एक पैराग्राफ पढ़ लो तो यू हैव टू सम विल पावर। आपके पास कुछ विल पावर होती है कि आपको वो पढ़ने का जो जुनून है वो आ जाता है। एग्जामिनेशन में जब एक पैराग्राफ इतना बड़ा आता है ना, तो आपके अंदर एक विल पावर आ जाती है, एक शक्ति आ जाती है, एक पावर आ जाती है कि आप उसको पढ़ सकते हैं। तो एडिटोरियल पढ़ने से बहुत सारे फायदे होते हैं। रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होती है। तो मैं जनरली कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करता था सबसे पहले। वहाँ से मैं 8 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता था, क्योंकि उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आते थे, और पढ़ के मैं आराम से उसे समझ लेता था। और फिर मैं फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजम्बल्स, ये सब अटेम्प्ट करता था। पर मैं कॉमन एरर जनरली छोड़ देता था। हाँ, अगर मेरे पास टाइम बच जाता था, मान लो 17 मिनट्स में मैंने लगभग अटेम्प्ट कर लिए 20 क्वेश्चंस इंग्लिश में प्री एग्जामिनेशन में, तो फिर और आगे अगर मुझे डाउट लग रहा है तो मैं कॉमन एरर 1-2 क्वेश्चन पढ़ता था। और अगर 1-2 बहुत ईजी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत ज़्यादा ईजी होंगे, मतलब आपको देखते ही पता चलेगा कि यहीं पर मिस्टेक है, तो ऐसे क्वेश्चन होते थे तो मैं जनरली अटेम्प्ट कर लेता था। अगर ऐसा हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे मिस्टेक्स है या मुझे 1-2 जगह मिस्टेक्स लगे, तो मैं नहीं अटेम्प्ट करता था, मैं रिस्क नहीं लेता था। कॉमन एरर सबसे ज़्यादा गेम चेंजर है इंग्लिश में। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अगर आप यहाँ क्विज देते हो और हमेशा 5 में से 3-4 कॉमन एरर सही होता है, तो ही रियल एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट किया करिए। अदरवाइज उसको गैप करने की कोशिश किया करिए। 20 to 25 नंबर्स आप अलग जगह से गेन कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश की स्ट्रेटजी है प्री एग्जामिनेशन की। अब बात करते हैं कि साथ ही साथ मेंस का कैसे तैयार करना है। मेंस के लिए एक अलग सब्जेक्ट और सबसे अच्छा, पसंदीदा और डेंजरस, दोनों कहूँगा मैं, सब्जेक्ट आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको आर या पार करवा सकता है। यानी अगर आपका जनरल अवेयरनेस बढ़िया है तो आपके लिए एग्ज़ाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर आपका जनरल अवेयरनेस थोड़ा वीक है तो आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है।
तो मैं कहूँगा कि जीए को आप स्ट्रॉन्ग करिए। हर एग्जामिनेशन के लिए एटलीस्ट आपको 6 to 7 मंथ्स के करंट अफेयर्स तैयार रखने चाहिए। और अक्सर बच्चे गलती ये कर देते हैं कि जब उनका प्री एग्जामिनेशन क्लियर होता है तो फिर वो बैठ के पोथा पत्री पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि बहुत दिक्कत है। कभी भी एग्जामिनेशन उनका क्लियर नहीं हुआ है जो प्री के बाद तैयारी किए हैं। हमेशा एग्जामिनेशन उनका क्लियर हुआ है जो लगभग 6 महीने पहले से अपने आप को प्रिपेयर करते आ रहे थे कि मेरा एग्जामिनेशन आने वाला है और मैं अभी से तैयारी करूंगा, उन्हीं का एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है। तो अगर आपका अप्रैल में नोटिफिकेशन आने वाला है तो मान के चलो कि उससे 1-1.5 महीने बाद मेंस का एग्जामिनेशन होता है, और वहाँ से अगर आप 6 मंथ्स कैरी करते हो तो लगभग जनवरी या दिसंबर तक आपका 6 महीने आता है। तो आप क्या करेंगे, डेली सुबह उठ के कम से कम करंट अफेयर्स डेली के बेसिस पर आप उसको पढ़िए। हो सकता है आपको पीडीएफ मिले, हो सकता है आपको पीडीएफ मिल जाए, अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ आते हैं, कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं। अड्डा 247 के डेली क्वेश्चंस आते हैं, कुछ उसको फॉलो करते हैं। ग्रेडअप के आते हैं, कुछ उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। कुछ टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स है, उसको फॉलो करते हैं। तो वो आपके ऊपर, इट्स योर चॉइस कि आप किसको फॉलो करते हैं। बट मेरी मानो तो एटलीस्ट 2 सोर्सेस को फॉलो करो, वो भी डेली बेसिस पर, ठीक है। डेली बेसिस पे 2 सोर्सेस को आपको फॉलो करने हैं। मैं अपनी हैबिट बताऊं तो मैं डेली सुबह उठ के सारे करंट अफेयर्स जो था वो लिखता था। मैंने लिखने की हैबिट डेवलप की थी। कुछ लोग को लिखना नहीं पसंद है तो वो उनकी चॉइस है। अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को लिखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अदरवाइज कुछ लोग पीडीएफ से ही पढ़ लेते हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। तो आपके ऊपर, आप जैसा चाहते हो वैसा करो, पर डेली पढ़ो। सुबह उठ के आप कम से कम 15-20 क्वेश्चन जो डेली के आ रहे हैं उनको पढ़ो अच्छे से, उनको दोहराओ, बढ़िया से दोहराओ, ठीक है। वहाँ जीए पढ़ो, अच्छे से करंट पढ़ो, डेली करंट के भी क्विज सॉल्व करो। साथ ही साथ ये हमेशा माइंड में रहना चाहिए कि आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है वो 15-20 दिन में होने वाला है। आप अगर रिलैक्स मूड में अभी से हो तो एग्जामिनेशन मेरे दोस्त नहीं क्लियर होने वाला है। आपको हमेशा अटेंटिव रहना है, आपको ये समझ के चलना है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, मेंस कब होगा, टाइम कितना है। एक टाइम टेबल एक माइंड में हर वक्त 24 आवर्स आपके माइंड में वो चलना चाहिए। आप कुछ खा रहे हो, आप नहा रहे हो, आप घर साफ करो, कुछ भी कर रहे हो, तो माइंड में एक चीज़ बार बार रोटेट करनी चाहिए कि आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। ये माइंड में चलते रहना चाहिए, अपना टाइम टेबल चलते रहना चाहिए। और अगर कहीं भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो भी दिमाग में चलते रहना चाहिए कि ये जो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इसको मैं कहीं ना कहीं से इन्वेस्ट मोड में लाऊंगा। अगर आज मेरे दोस्तों के साथ पार्टी हो गई है और आज मेरा 2 घंटा वेस्ट हुआ है तो इस 2 घंटे को मैं रात को 12 से 2 पढ़ के इन्वेस्ट करूंगा। तो ये माइंड में चलते रहना चाहिए आपके। और आपको साथ ही साथ करंट अफेयर्स अभी से सीरियस होकर तैयार करते रहना चाहिए। सोर्सेज मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताए हैं, जिनको नहीं मालूम है अक्सर लोग कमेंट में पूछते रहते हैं किसको फॉलो करें। जाइए पीछे बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं, उनको देखिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने उनमें दी है। तो आप करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे तैयार कीजिए, सेक्टर वाइज नोट्स बनाते रहिए, बैंकिंग के जो न्यूज़ होते हैं उनको बढ़िया से पढ़ते रहिए, और जीए डेली पढ़िए। अभी से जीए डेली पढ़ते रहिए। अब इसके अलावा आपको बस एक चीज़ और करनी है। अभी आप प्री के जो मॉक टेस्ट दे रहे हो डेली बेसिस पर 1 दे रहे होगे, जब आप का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा तो डेली बेसिस पर प्री के 2 मॉक टेस्ट देना। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि सर अगर हम एक मॉक टेस्ट खरीदते हैं तो वहाँ पे हमको 20 प्री एग्जामिनेशन के ही मॉक मिलते हैं और 20 आपके हिसाब से, आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से 10-12 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो अब आप क्या कर सकते हैं, पहली बात तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपके 2-3 दोस्तों का ग्रुप है तो बहुत बेहतरीन होता है आपके लिए। अगर आपका ग्रुप होता वो भी पढ़ने वालों का, जो सीरियसली स्टूडेंट हैं, जो सीरियस स्टूडेंट हैं, तो आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के खरीदते और आपस में एक्सचेंज करके आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका मॉक टेस्ट ख़त्म हो जाता है तो आपको प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट अगर आपका ख़त्म हो गया है तो अभी आपके पास जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। गूगल पे बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। और अगर अदरवाइज़ आप कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म खोजिए जहां आपको सस्ते में 99 में या 100 में, 110 में, ऐसे में मिल जाए। खोजना पड़ेगा, यू हैव टू सर्च इट। आप सर्च करिए, आपको मॉक टेस्ट ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, आप जाइए वहाँ पे दीजिए, बहुत सारे फ्री भी मिलेंगे, वो आप सर्च कीजिए, वो आपका काम है। आपको क्या चाहिए होता है कि कोई आपको परोसा हुआ खाना आपके सामने दे दे,
यानी आपको कोई सीधे बता दे, आप परेशान नहीं होना चाहते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको जूझना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, खुद से सब कुछ सर्च करिए, खुद से सब कुछ एनालाइज करिए। किसी दूसरे पे आप क्यों डिपेंड रहते हैं, मेरे पे क्यों डिपेंड है कि मैं आपको बताऊं कि फ्री मटेरियल कहाँ मिलेगा। आप खुद भी सर्च कीजिए, मैं बता दूंगा तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज आप खुद भी सर्च कीजिए, थोड़ा जूझिए, थोड़ा परेशान होइए। ये आपका डेडिकेशन दिखाता है और आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाता है। यकीन मानो जितना आप परेशान हो गए ना, जितना आप ज़्यादा परेशान हो गए अपनी मंजिल को पाने के लिए, मंजिल उतना ही नज़दीक आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद से सर्च कीजिए, फ्री मटेरियल मिलेगा, गूगल करिएगा, बहुत सारे फ्री मटेरियल मिलेंगे, बहुत सारे सस्ते में भी मिलेंगे, 250-200 में भी मिलेंगे। और आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अभी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी आप पैसा बचाएंगे तो थोड़ा दिक्कत है, पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, बी अ एंटरप्रेन्योर। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर 100, 150, 200 रुपये भी नहीं है अगर आपके पास, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो कहीं से कुछ मैनेज करिए किसी तरह। नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो दोस्तों से बात कीजिए, उनकी आईडी लीजिए, वहाँ से दीजिए। अदरवाइज ऑफलाइन भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, उससे भी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म फ्री में क्विजेस अवेलेबल कराते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस करिए। तो ये आपका होना चाहिए। इसके अलावा एक हफ्ते में कम से कम एक मेंस का मॉक टेस्ट अभी से देना शुरू कर दो। मेंस का मॉक टेस्ट एक अभी से हफ्ते में 1 या 2 हफ्ते में 1 देना शुरू कर दीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है, यकीन मानो। प्री एग्जामिनेशन का तो आप डेली 2 बेसिस पर देंगे ही, आप एक हफ्ते में 1 दीजिए और उसके बाद उसको बढ़िया से एनालाइज कीजिए 2.5-3 घंटा बैठ के। क्योंकि मेंस का मॉक टेस्ट लोग नहीं देते हैं और इसीलिए उनका मेंस क्लियर होता नहीं है। प्री के लिए तो 150, 200, 500 मॉक टेस्ट दे लेते हैं और प्री क्लियर भी हो जाता है। मेंस के साथ दिक्कत क्या होता है कि खाली जीए पढ़ के जाते हैं और मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं, जहाँ पे दिक्कत हो जाती है। मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए भी आपको एटलीस्ट 50-40 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म से, एक ही प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं रहना। तो व्यवस्था बनाइए आप और हर वीक कम से कम एक मेंस का मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे आपको पता चले कि प्री के पोजीशन में आप कहाँ हैं और मेंस के पोजीशन में आप कहाँ हैं। मॉक टेस्ट, एक सवाल और आता है, मॉक टेस्ट कौन सा बढ़िया है? देखो यार, मॉक टेस्ट सभी बढ़िया होते हैं, मॉक टेस्ट सभी बढ़िया होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। कुछ मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, तो लोग कहते हैं कि बहुत बेकार मॉक टेस्ट, अगर बहुत ज़्यादा टफ है तो ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ अगर आ रहा है तो उसमें आप परसेंटाइल चेक करेंगे। परसेंटाइल चेक करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका 90% परसेंटाइल आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी 10th रैंक आई है। 100 लोगों ने पेपर दिया और आपके परसेंटाइल 90 है, इसका मतलब आप 10th रैंक पे आए हैं, यानी आप टॉप 10 में हैं। और अगर आप टॉप 10 में हैं और वो मॉक टेस्ट काफ़ी टफ था, तो इसका मतलब है कि वो 100 के 100 लोगों के लिए टफ था, 100 के 100 लोगों के लिए टफ था और उसमें आप 10th आए हैं, तो बहुत बढ़िया है। तो परसेंटाइल को आप देखें और अगर आपको कोई भी मॉक टेस्ट अगर एग्जामिनेशन से रिलेवेंट नहीं लग रहा है तो दूसरे मॉक टेस्ट को फॉलो करें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट हैं, आप ये मत देखिए कि कौन सा बढ़िया है, बस आप अटेम्प्ट करिए। मैंने कभी किसी भी मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म को जज नहीं किया कि ये बढ़िया नहीं है, मैंने सिर्फ दिया, मैंने सिर्फ प्रैक्टिस किया। मुझे प्रैक्टिस करने से मतलब है, पेपर कैसा सेट आ रहा है नो मैटर, मुझे अपने प्रैक्टिस से मतलब है। आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, टेक्स्ट बुक ले लो, अड्डा ले लो, ग्रेडअप ले लो, ऑलिव बोर्ड ले लो, प्रैक्टिस मॉक ले लो। इसमें ये मत सोचो कि कौन सा बढ़िया है। आज प्रैक्टिस मॉक का ले लिया साल भर वाला अगर, तो ठीक है, 3 महीने बाद पैसा जुटा के टेक्स्ट बुक का भी ले लो, वो भी दो। एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं रहना है, पैसे थोड़े से इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मैंने भी किए, मैं 2-3-4 प्लेटफॉर्म्स के मॉक टेस्ट देता था। हाँ ठीक है, सारे में पैसे नहीं इन्वेस्ट किया, तो मेरे फ्रेंड्स थे उनसे मैं कन्वर्सेशन करता था, किसी और को कुछ खरीदवा दिया, किसी और को कुछ खरीदवा दिया और हमने मिलजुल कर क्या किया, पार्टिसिपेट किया मॉक टेस्ट में। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है कैसे आप इन्वेस्ट करते हो, बट आपको करना पड़ेगा अगर आप एग्जामिनेशन क्लियर करना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो में इतनी जानकारी मुझे लगता है आपके लिए सफिशिएंट है। और SBI का नोटिफिकेशन आएगा, ज़रूर तैयारी कीजिए। SBI एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आप सबको पता है, SBI इज़ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप SBI में हैं तो आपको किसी और बैंक के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हैं तो बहुत ज़्यादा आप अपने आप को सुपीरियर मान सकते हैं। तो प्रिपरेशन करते रहिए, SBI का नोटिफिकेशन जल्दी आएगा और लगे रहिए। कोई और क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा।